हेलो ऑल ऑफ यू। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारा वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो के नाम से जाने वाला एक लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट है, इसका लेटेस्ट मिशन फेल कर गया है। और इस मिशन के द्वारा, इस रॉकेट के द्वारा हम अपनी पृथ्वी की कक्षा में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी भू अवलोकन उपग्रह को भेजने वाले थे, और जो इस स्टेज के साथ वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसरो के चेयरमैन ने ये बात ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो हमारा जो ये मिशन था वो सेकंड स्टेज तक बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रहा था, लेकिन थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये इस मिशन के अंदर कुछ तकनीकी खराबियां आ गई, जिस वजह से इस मिशन को अब पूरी तरह से बेकार साबित कर दिया गया है कि अब ये किसी भी तरह से कार्य करने लायक नहीं बचा है। तो ये इसरो के लिए और भारत के लिए बहुत भी बड़े बड़े झटके के रूप में ये खबर आई है, और इससे भारत को यहाँ एक तरफ से आर्थिक नुकसान हुआ है। 300 से 500 करोड़ रुपए के आसपास एक सैटेलाइट को बनाने में लगते हैं, उसको लॉन्च करने में लगते हैं। तो हाँ, ये आर्थिक नुकसान तो है ही, साथ ही इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष में ना पहुंच पाने की वजह से भारत के बहुत सारे कार्यक्रम अपने समय सीमा से काफी पिछड़ गए हैं। क्योंकि इस सैटेलाइट का नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी ये बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरे की तरह अंतरिक्ष में काम करने वाला सैटेलाइट है। बिल्कुल जैसे सीसीटीवी कैमरा किसी एरिया की 24/7 सर्विलांस करता है, निगरानी रखता है, बिल्कुल उसी तरह से ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि रिसेट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है ये हमारा, ये पूरी तरह से ये भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों की निगरानी करने का काम करता है। बस अंतर ये रहता है कि जो हमारे जो नॉर्मल जो चीजें हैं, जो सीसीटीवी है, उसमें हम कैमरे का प्रयोग करते हैं, और इस सैटेलाइट में हम रडार का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सैटेलाइट को हम रडार इमेजिंग सैटेलाइट या रीसेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सैटेलाइट में हम रडार वेव्स का प्रयोग यानी माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं, जो कि नॉर्मल आपकी प्रकाश की किरणों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस सैटेलाइट के सहायता से हम दिन और रात 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यानी कि चाहे उजाला हो चाहे अंधेरा हो, ये सैटेलाइट पृथ्वी पर हो रही हलचल को भांप सकने में सक्षम है। और अगर पृथ्वी के ऊपर, जैसे हमारी जमीन के ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो नॉर्मल सैटेलाइट जो कि कैमरों से लैस रहते हैं, जो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स होते हैं, वो इस वक्त काम नहीं कर पाते, वो बादलों के पार भेद कर वो जमीन पर हो रही हलचल को पकड़ नहीं पाते। लेकिन चूंकि हमारा सैटेलाइट रडार इमेजिंग सैटेलाइट था, तो ये बादलों को भेद कर उसके जमीन पर हो रही हलचल को कैद करने में सक्षम था। ऐसे सैटेलाइट 24/7 सर्विलांस करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग जासूसी उपग्रह के तौर पर किया जाता है, और इन सैटेलाइट की सहायता से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जासूसी उपग्रह के तौर पर इनका यूज किया सकता है। बॉर्डर मैनेजमेंट, आजकल हमारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाहे इंडिया चाइना बॉर्डर पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। दुश्मन जो है हमारे बॉर्डर के पास अपनी बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारा मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट का पता लगाना कभी कभी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मूवमेंट का पता लगाने के लिए आपको दुश्मन की बॉर्डर की सीमा के अंदर झांकना होता है, और ये काम हमारे अंतरिक्ष में मौजूद जो सैटेलाइट हैं वो बखूबी कर लेते हैं। अब दुश्मन इसमें करता क्या है कि ये सारे के सारे मूवमेंट्स या कोई भी वो चीजें प्लान करता तो वो रात के समय करता, जब हमारे ये नॉर्मल सैटेलाइट यानी कि जो आपके कैमरा वाले सैटेलाइट है वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट था, इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हर तरह के समय में और हर तरह के मौसम में दुश्मन के मूवमेंट्स का पता लगाने में सक्षम है। तो जहां ये सैटेलाइट एक बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है, वैसे ही हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और हमें सबसे ज्यादा खतरा चीन की नेवी से है। चीन के जहाज या कोई हमारा एडवर्सरी का जो पानी का जहाज है, शिप है या नेवल शिप है, अगर हमारे एरियाज में या हमारे समुद्र के आसपास के क्षेत्र में गश्त लगाता है, और उसका अगर भारतीय नौसेना को पता नहीं चल रहा है सही समय पर, तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इन जहाजों का पता लगाने के लिए सामान्यतः हवाई जहाजों के प्रयोग के द्वारा उन हवाई जहाजों से गश्त करके पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र का में गश्त लगा के उसका पता लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह एक सैटेलाइट का प्रयोग कर दें तो ये बहुत ही सस्ता होता है। 24/7 जो है इसकी सहायता से आप समुद्री सीमा की निगरानी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी जहां पर ये सिक्योरिटी के केस में देखें या सर्विलांस के केस में देखें, उस क्षेत्र में भी ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान के तौर पर उभरा है। इसके अलावा यहां तक ये निगरानी कर सकता है। इसके अलावा जैसे अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर,
और ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत सारी सैटेलाइट इमेजिनरी मिली थी जो कि टारगेट डिस्ट्रॉय हुए थे। और नाम ही है सैटेलाइट इमेजिनरी, यानी कि इनको प्लेन्स के द्वारा नहीं, किसी सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया होगा। ये टारगेट के ऊपर हमला होने के बाद, टारगेट का डिस्ट्रक्शन होने के बाद की इमेज है। लेकिन टारगेट जो है वो कहां है, कौन सी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है और कौन सी बिल्डिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें जो है हमारे इस तरह के सैटेलाइट जो कि स्पाइस सैटेलाइट है या रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इनके द्वारा पता लगाते हैं। और इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है उन्हीं के ऊपर जाकर मिसाइलें हिट करती हैं। तो टारगेट की पहचान करना और टारगेट को नष्ट करना और नष्ट होने के बाद टारगेट को हुई क्षति का अवलोकन करना, उसका जायजा लेना, ताकि अगर उसमें कोई और गुंजाइश बची हो तो और भी मिसाइलों के द्वारा हमला करके उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन सब चीजों के लिए इस तरह के सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही युद्ध की बात। अब बात करते हैं शांति काल में। चूंकि ये सैटेलाइट है और सिंपल सी बात है, ये केवल क्या कर रहा है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसे इस चीज से मतलब नहीं है कि युद्ध चल रहा है या शांति काल चल रहा है। तो जब शांति काल है तो इसके और भी उपयोग होते हैं। ये सैटेलाइट वेदर यानी मौसम की निगरानी कर सकता है, क्योंकि ये बादलों के बनने, निर्माण करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनके अध्ययन में इस तरह के उपग्रह बहुत सारा हेल्प करते हैं। वन आवरण, जितने भी जंगल हैं, हमें पता है हमारे देश में जंगलों का आवरण कुछ जगहों पे कम हो रहा है, कुछ जगहों पे ज्यादा हो रहा है। और इस तरह से इन वन आवरण की निगरानी करना दो तरीके हैं। या तो आप फिजिकली भौतिक रूप से वहां पहुंच के उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें, या दूसरा तरीका है आप सस्ती दर पे स्पेस से उन जंगलों के वन आवरण की निगरानी कर सके। तो इस तरह के सैटेलाइट इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी एकरेज है, यानी कि इस एरिया में भारत में रबी की फसल, खरीफ की फसल कितने एकड़ क्षेत्रफल में लगी हुई है, फसल का उत्पादन इस वर्ष कितना होगा और किस आधार पर बाजार में खाद्यान्न की कीमतें रहेंगी। यानी कि सरकार को जो अपनी लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको फ्रेम आउट करने के लिए किसानों के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से ही सरकार तय कर देती है। उसमें इस तरह की सैटेलाइट इमेजिनरी की भी बहुत हेल्प होती है। बिना सैटेलाइट इमेजिनरी के आप इतनी जल्दी और इतनी पहले आप कभी भी एमएसपी का अनुमान लगाना या फिर किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना, इस तरह के कार्य करने में सरकार को काफी देर होती है। और जब हमारे देश में कहीं पर बाढ़, सूखा, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्पेशल तरह का हमारा रीसेट सैटेलाइट है, ये बादलों के आर पार भी देख सकता है। तो जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा वृष्टि हुई है और वहां वो पूरा का पूरा एरिया जो है क्लाउड से कवर है, तो नॉर्मल सैटेलाइट्स उस वक्त काम नहीं कर पाते। उस वक्त केवल हमारे इस तरह के सोफिस्टिकेटेड रीसेट सैटेलाइट ही काम कर पाते हैं। तो रीसेट सैटेलाइट का कहना है कि ये काफी हद तक एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट, रडार के द्वारा पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट है। अब ये काम कैसे करता है, तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट में बेसिकली एक रडार का एक आपकी प्लेट लगी होती है, जिससे ये माइक्रोवेव को उत्सर्जित करता है। जैसे कि सिंपल टॉर्च, अगर हम बात करें कि सिंपल हमारे पास टॉर्च है और टॉर्च किसी भी अंधेरे में उपस्थित वस्तु से टकराती है, टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर व्यक्ति की आंखों में आती हैं और व्यक्ति को वो चीज दिखना शुरू हो जाती है। जो हमारी यहाँ पर माइक्रोवेव्स है वो टॉर्च से ना निकल के कहां निकल रही है, रडार से। और ये रडार से निकलने वाली माइक्रोवेव जब आपके टारगेट से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस किसमें आ जाती है, रडार में। और रडार और कंप्यूटर की सहायता से हम उस पर्टिकुलर वस्तु का इमेज यानी कि चित्र प्राप्त कर लेते हैं। तो रडार वेव्स यानी कि जो माइक्रोवेव्स है हमारी, इनकी खास बात है ये अंधेरे में भी कार्य कर सकती, जो कि ऑप्टिकल रेज है, अंधेरे में कार्य नहीं कर सकती ठीक ढंग से। और ये वाली रडार वेव्स हर तरह के मौसम में बादलों को चीरकर जमीन के नीचे के जितने भी फीचर्स है उनके बारे में पता लगा सकती। बस इन रडार वेव्स की एक साथ प्रॉब्लम है कि इनमें इनकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब ये वेवलेंथ ज्यादा है तो इससे नुकसान या फायदा क्या होता है, फायदा तो नहीं, नुकसान होता है। ध्यान दीजिए, आपकी वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर किरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, रडार एंटीना का साइज भी उतना ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि इन सैटेलाइट्स में, इन रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स में हम माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं जिनकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है।
इस वजह से हमें जो रडार अंतरिक्ष में लगाना उसका साइज भी काफी बड़ा करना पड़ेगा, या लगभग लगभग 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा रडार। अब इतना बड़ा रडार तो अंतरिक्ष में ले नहीं जा सकते, इसको फिजिकली ले जाना, अंतरिक्ष में स्थापित करना ना तो इकोनॉमिकली वायबल है और ना ही ये तकनीकी रूप से सक्षम कार्य है। तो इसमें हम काम क्या करते हैं, किस तरह से इस समस्या का समाधान करते हैं। तो हमें पता है कि जो अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट हैं वो लगभग 7 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिए प्रति घंटा नहीं है, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में सैटेलाइट जो है 7 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रहा होता है। और जब भी कोई फीचर जमीन पर होता है तो वहां पर ये अपनी माइक्रोवेव छोड़ता है। माइक्रोवेव टकराने के बाद ऊपर की दिशा में उठती है। जब तक माइक्रोवेव इस पॉइंट तक पहुंचती है तब तक सैटेलाइट भी उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। और इसी तरह से सैटेलाइट बार बार माइक्रोवेव्स को छोड़ता रहता है और एक ही जगह के चित्र अलग अलग जगहों से ले लेता है, यानी मल्टीपल एंगल से एक ही जगह के चित्र लेता है। इस वजह से चूंकि माइक्रोवेव्स अलग अलग जगहों से एब्जॉर्ब की जाती तो इसको फील ऐसा होता है, इस तरह से इमेज बनकर आती जैसे इतना लंबा चौड़ा 100 किलोमीटर के आसपास का एक रडार एंटीना आपके पास मौजूद है। हालांकि आपका सैटेलाइट छोटा है लेकिन वो हर जगह सही समय पर पहुंचकर रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स को कैप्चर कर लेता है और इस वजह से जो इमेज है वो बहुत ज्यादा विविड और बहुत खूबसूरत इमेज बनकर आती है। इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है। अब हम थोड़ी देर के लिए अगर सोचें कि हमारा जो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इसके द्वारा हम रात के समय भी इस तरह के फीचर्स यानी पहाड़ की इमेज ले सकते हैं। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की सेना जो है हमारे देश में कई महीने पहले से ही घुस चुकी थी। उसने अपने बंकर्स बना दिए थे, लेकिन उस जमाने में हमारे पास इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स नहीं थे। इस वजह से भारतीय सेना को पाकिस्तानी आर्मी के कारगिल सेक्टर में होने का पता बहुत बाद में चला। लेकिन आज की तारीख में चूंकि हमारे पास बहुत सारे रडार इमेजिंग सैटेलाइट पहले से मौजूद है और उसमें एक 9वें नंबर का ये और ऐड होने वाला था जो कि हमारी पावर को, ऑब्जर्वेशन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता। तो खैर, ये जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट चूंकि आज की तारीख में भारत के पास मौजूद है, इस वजह से इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहां पर अगर चाइना कोई एक्टिविटी करता है या इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान कोई एक्टिविटी करता है, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर या सेना का जमावड़ा करता है, तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको समय रहते उनके पास चेतावनी पहुंच जाती और हम ठीक ढंग से सही समय पर उस चीज का, उस समस्या का मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये समस्या, ये जो सैटेलाइट है यानी कि ये हमारे जहां पे एक तरह से डिफेंस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल सेक्टर्स से मल्टीपल एरियाज हैं जिनको ये मात्र एक छोटा सा सैटेलाइट कवर करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये फेल हो गया। और इसरो का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता है कि इसरो की डिक्शनरी में आई कांट डू इट जैसी चीजें नहीं मौजूद हैं। कांट शब्द शायद उनकी डिक्शनरी में है नहीं। और जल्दी से जल्दी हम आशा करते हैं कि इसरो रिबाउंड करेगा और फिर से नए जोश के साथ एक नया सैटेलाइट और इससे भी ज्यादा अच्छा सैटेलाइट भारत को जल्द से जल्द आने वाले महीनों में मुहैया कराएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।